प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की कक्षा 6 की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 17 यानी मेरे मास्टर जी का अध्ययन करते हैं। आइए पहले पाठ प्रवेश देखते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, कुछ अध्यापक को घर ही बुलाकर अपने बच्चों को पढ़वाते हैं। घर पर पढ़वाने वाले अध्यापक के प्रति बच्चों के मन में विचार प्रस्तुत पाठ के उद्धृत होते हैं। आइए हम भी पढ़कर देखें कैसे। तो आइए बच्चों देखते हैं मास्टर जी पाठ में क्या है। घड़ी में 3 बजते ही सीढ़ियों पर लाठी की खटखट होने लगती और मास्टर जी अपने गेरुआ बाने मतलब कपड़ों में ऊपर आते दिखाई देते। खटखट की आवाज सुनते ही हम भागकर बैठक में पहुंच जाते और अपनी कापियां और किताबें ठीक करते हुए ड्यूटी की तरफ देखने लगते, मतलब दरवाजे की तरफ वो देखने लगते थे। तो इसका मतलब क्या है, उन्हें पता चल जाता था घड़ी में जैसे 3 बजे हैं मास्टर जी आ गए हैं। घड़ी 3 ना बजा चुकी होती तो उनके ऊपर पहुंचते पहुंचते बजा देती। तो मतलब मास्टर जी जो थे वो बहुत ही अनुशासित थे, समय का बहुत ही ध्यान रखते थे। मैं बहन के कान के पास मुंह ले जाकर कहता 1 2 3 और मास्टर जी बैठक में पहुंच जाते। यदि घड़ी उनके वहां पहुंचने से 2-3 मिनट पहले 3 बजा चुकी होती तो वे उस पर शिकायत की नजर डालते, भर कर रखे हुए गिलास में से 2 घूंट पानी पीते और पढ़ाने बैठ जाते। तो ये रोज की दिनचर्या थी कि वो 3 बजे से पहले पहले ही पहुंच जाते थे या बिल्कुल 3 बजे पहुंचते थे, आके पानी पीते थे और फिर पढ़ाते थे। हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी थी। तो बच्चों उनकी कौन सी परीक्षा थी? मैट्रिक की। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आते थे, तो अंग्रेजी पढ़ाते थे मास्टर जी। बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसने उसी साल ABC से अंग्रेजी सीखी थी। मैं भी अंग्रेजी इतनी ही जानता था कि बिना हिचकिचाहट के वंडरफुल के ये हिज्जे बता देता था। WONDERFUL वंडरफुल। मास्टर जी कविता उत्साह के साथ पढ़ाते थे। तो मास्टर जी कैसे थे? बहुत कर्मनिष्ठ थे, उन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मास्टर जी के आने का समय जितना निश्चित था, जाने का उतना ही अनिश्चित। मतलब मास्टर जी समय नहीं देखते थे, वो ये देखते थे कि बच्चों का पाठ पूरा हुआ है या नहीं। वे कभी 1.5 घंटा तो कभी 2 घंटा पढ़ाते रहते थे। पढ़ाते पढ़ाते 5 बजने को जब आ जाते तो मेरे लिए नाउन और एडजेक्टिव में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। तो मतलब बच्चे जो हैं परेशान हो जाते थे कि मास्टर जी कब जाएंगे, भाई और नहीं पढ़ा जा रहा। अब तो मैं जम्हाइयां लेता और ऊब कर बार बार घड़ी की ओर देखता। तो बच्चे सोचते थे कि मास्टर जी जल्दी से जाएं और हम फ्री हो जाएं। बहन का ध्यान मेरी कॉपी पर होता, क्योंकि वह आंखों के इशारों से मुझे यह सब करने से मना करती। कभी वह इशारे से धमकी देती कि मास्टर जी से मेरी शिकायत कर देगी। मैं आंखों में उसकी खुशामद कर लेता। खुशामद कर लेना मतलब मैं उससे रिक्वेस्ट करता था कि मत बताना मास्टर जी को। जब मास्टर जी का सबक खत्म होता और उनकी कुर्सी च्यों की आवाज करती हुए पीछे हटती तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब तो छुट्टी का समय हो गया है। सीढ़ियों पर खटखट आवाज की समाप्त होते ही से पहले ही मैं पलंग और डोर लिए हुए ऊपर कोठे पर पहुंच जाता और आ बो काटा ए बो का नारा लगा देता। तो इसका मतलब क्या है कि लेखक को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। जैसे ही मास्टर जी जाते थे वो अपनी पतंग लेता था और छत पर चला जाता था। मास्टर जी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उनके नाम का भी हमें पता नहीं था। एक दिन अचानक ही वे पिताजी के पास बैठक में आ पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि एक भी पैसा ना होने से वे बेहद तंगी में हैं, लेकिन वे किसी से खैरात नहीं लेना चाहते। बच्चों खैरात का अर्थ क्या होता है? खैरात का अर्थ होता है भीख। तो मास्टर जी अचानक ही उनके पिताजी से आके संपर्क किया था उन्होंने और कहा था कि मैं किसी से पैसे नहीं मांग सकता, काम करके रोटी खाना चाहते हैं। पिताजी ने उस समय से उन्हें हमें पढ़ाने के लिए रख लिया। तो पिताजी भी बहुत दयालु स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लीजिए। कुछ दिन बाद वे उन्हें और ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने मना कर दिया। वे हमारे घर से थोड़ी दूर एक गंदी सी गली में 4 रुपए महीने की एक कोठरी लेकर रहने लगे थे। तो मास्टर जी किराए के घर पे रहते थे, जिसका किराया कितना था? 4 रुपए। एक दिन घड़ी ने 3 बजाए तो हम लोग रोज की तरह भागकर बैठक में पहुंच गए और दम साध कर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तो बच्चे इंतजार करने लगे कि मास्टर जी के आने का समय हो गया है, लेकिन काफी समय गुजर जाने पर भी सीढ़ियों पर खटखट की आवाज सुनाई नहीं दी। तो क्या हुआ, मास्टर जी नहीं आए क्या?
1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तक बच्चों ने इंतजार किया। हम लोगों को हैरानी हुई कि मुझे खुशी भी हुई। 4 महीने में मास्टर जी ने पहली बार छुट्टी की थी। तो मास्टर जी बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं ली थी। सिर्फ पहली बार 4 महीने में इस बार उनकी छुट्टी हुई थी। सहसा सीढ़ियों पर खटखट सुनाई देने लगी, जिससे हम चौंक गए और निराश हुए। तो हमें लगा कि मास्टर जी तो आ गए। मास्टर जी अपने रोज के कपड़ों के ऊपर एक मोटा गेरुआ कंबल लिए हुए बैठक में पहुंच गए। मैंने देखा उनका सारा चेहरा एक बार पसीने से भीग गया और वे सिर से पैर तक कांप गए। कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गिलास को छुआ लेकिन उठाया नहीं। तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो गिलास उठा सके। उनका सिर झुककर बाहों में आ गया और कुछ देर वहीं पड़ा रहा। मैंने डरी हुई सी नजर से बहन की तरफ देखा तो बच्चे डर गए कि मास्टर जी को ये क्या हो रहा है। मास्टर जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बहन ने कहा। आज नहीं पढ़ेंगे? तो उसने कहा कि आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। पूरे 4 सप्ताह वे टाइफाइड में पड़े रहे। उन दिनों मेरी ड्यूटी लगाई गई कि मैं उनकी कोठरी में जाकर उन्हें सूप वगैरह दे आया करूं। तो उनकी ड्यूटी लगाई गई थी क्योंकि मास्टर जी बहुत अच्छे थे कि उनको जाके सूप दे आया करो, और वो बीमार है। वैद्य जी के पास जाकर दवाई ववाई भी मुझे ही लानी होती थी। मेरा काफी समय उनकी कोठरी में बीता। कभी मैं उठकर खिड़की के पास चला जाता। खिड़की में सलाखों की जगह बांस के टुकड़े लगे थे। गली से उठती हुई भयानक दुर्गंध से दिमाग फटने लगता। वह गली जैसे शहर का कूड़ा घर थी। तो मास्टर जी का घर कहाँ था? मास्टर जी की जो कोठरी थी वो बहुत ही गंदी जगह थी। एक मुर्गा गली के कूड़े को अपने पैरों से बिखेरता रहता और हर 8-10 मिनट के बाद जोर से भांग देता। मास्टर जी के पास ज्यादा सामान नहीं था, परंतु जो कुछ भी था उसे देखने की मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहती। तो वो ये देखना चाहता था कि मास्टर जी के पास क्या क्या है। एक दिन जब थोड़ी देर के लिए मास्टर जी की आंख लगी तो मैंने कोठरी के सारे सामान की जांच कर डाली। कपड़ों के नाम पर वही चंद चिथड़े थे जो हम उनके शरीर पर देखा करते थे। डंडे और कमंडल के अतिरिक्त उनकी संपत्ति मतलब उनकी जायदाद या उनके सामान में कुछ पुरानी फटी हुई पुस्तकें थी, जिसमें से केवल भगवत गीता का शीर्षक ही मैं पढ़ सका। शेष पुस्तकें बंगला में थी। अच्छे होकर जब वे हमें फिर पढ़ाने आने लगे तो उन्होंने कहा कि अब वे हमें अंग्रेजी के अतिरिक्त थोड़ी थोड़ी बांग्ला भी सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अब बांग्ला भी पढ़ाऊंगा। लेकिन हमारी प्रगति से मास्टर जी बहुत निराश हुए और कुछ दिन बाद उन्होंने बांग्ला सिखाने का विचार छोड़ दिया। लेकिन हमें तो बांग्ला समझ ही नहीं आ रही थी। तो मास्टर जी भी निराश हो गए। उन्होंने कहा कि रहने दो, तुम इंग्लिश ही पढ़ लो। परीक्षा के अब थोड़े ही दिन रह गए थे। पिताजी ने एक दिन हमसे कहा कि मास्टर जी को अभी से सूचित कर दें कि जिस दिन हमारा अंग्रेजी का बी पेपर होगा उस दिन तक तो हम उनसे पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो मास्टर जी को जाना पड़ेगा। उस दिन मास्टर जी के आने तक हम आपस में झगड़ते रहे कि हम में से कौन उनसे यह बात कहेगा। आखिर 3 बज गए और मास्टर जी आ गए। बहन ने एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी आंखें जमीन में धंस रही थी। तो इसका मतलब कोई भी उनसे यह बात करने में दोनों ही हिचकिचा रहे थे। मास्टर जी, पिताजी ने कहा है, और उससे रुकते रुकते बात उन्हें बता दी। क्या मैं नहीं जानता? माथे पर त्योरियम मतलब माथे पर बल चढ़ाकर डालकर सहसा उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। मुझे बताने की क्या जरूरत थी, वो तो ऑलरेडी इस बात को जानते थे। और वे जल्दी जल्दी कविता की पंक्तियां पढ़ाने लगे। सहसा उनका गला भर्रा गया। उन्होंने जल्दी से 2 घूंट पानी पिया और फिर से पढ़ाने लगे। तो मास्टर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। उस दिन पहली बार उन्होंने जाने का समय जानने के लिए भी घड़ी की तरफ देखा। पूरे 4 बजते ही वे कागज समेटते हुए खड़े हुए। अगले दिन आए तो आते ही उन्होंने हमारी परीक्षा की डेट शीट देखी और बताया कि जिस दिन हमारा बी पेपर होगा उसी दिन वे वहां से चले जाएंगे। तो उन्होंने बता दिया कि वो इस स्थान से चले जाएंगे। हमारी बी पर पेपर हो गया। मास्टर जी ने कांपते हाथों से हमारा पर्चा देखा। उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने उसका सही जवाब बता दिया। मैं हाल से निकलकर हर सवाल के सही जवाब का पता कर आया था। बहन जवाब देने में अटकती रही। मास्टर जी ने मेरी पीठ थपथपाई, पानी पिया और चले गए। लेकिन शाम को वे फिर आए। पिताजी से उन्होंने कहा कि वे जाने से पहले बच्चों से एक बार मिलने आए हैं। तो वो जाने से पहले एक बार बच्चों से साक्षात्कार करना चाहते थे। हम दोनों को अंदर से बुलाया गया। मास्टर जी ने हमसे कोई बात नहीं की, सिर्फ हमारे सिर पर हाथ फेरा और अच्छा कहकर चल दिए।
हम लोग उनके साथ साथ ड्योढ़ी तक आए। वहां रुककर उन्होंने मेरी ठोड़ी को छुआ और कहा, अच्छा मेरे बच्चे। और कांपते हाथों से उन्होंने किसी तरह अपना भूरा सा फाउंटेन पेन जेब से निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। जैसे बड़े बुजुर्गों की आदत होती है ना, जब वो बच्चों से मिलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने उस लड़के को अपना पेन दे दिया। रख लो रख लो, उन्होंने ऐसा कहा जैसे मैं उनसे लेने से इनकार किया हो। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन काम करता है। तो मास्टर जी कहते हैं, इसे रख लो बेटा, ये बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ये काम करता है। मुझे तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने पास रख छोड़ना या फेंक देना। उनकी आंखें भर आई थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और मेरा कंधा थपथपाकर खट खट सीढ़ियों से उतर गए। बहन स्पर्धा की दृष्टि, बहन को तो बहुत जलन फील हुई। क्यों भाई, इसको क्यों पेन दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, की दृष्टि से मेरे हाथ में फाउंटेन पेन को देख रही थी। मैंने उसे अंगूठा दिखाया और पेन खोलकर उसकी निब की जांच करने लगा, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद वह निब मुझसे टूट गया और फिर वह पेन भी जाने कहां खो गया। तो इस कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। आइए बच्चों, इसके शब्दार्थ देखते हैं। ड्योढ़ी मुख्य दरवाजे का भाग, संपत्ति यानी जायदाद, शीर्षक लेखों आदि के ऊपर दिए जाने वाला नाम, खुशामद चापलूसी, प्रगति उन्नति, खैरात मतलब भीख, त्योरियां मतलब माथे की सलवटे, अतिरिक्त यानी अलावा, इनकार मना करना। आइए बच्चों, इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। मौखिक प्रश्न, मास्टर जी का बाना कैसे रंग का था? गेरुए रंग का था। लेखक ने किस शब्द के हिज्जे याद कर रखे थे? वंडरफुल शब्द के हिज्जे याद कर रखे थे। मास्टर जी किस समय पढ़ाने आते थे? 3 बजे पढ़ाने आते थे। मास्टर जी अपने कमरे का किराया कितना देते थे? 4 रुपए। मुर्गा कितनी कितनी देर बाद बांग देता था? हर 10 मिनट बाद। सही विकल्प पर निशान लगाएं। घड़ी में कितने बजते ही सीढ़ी पर लाठी की खटखट की आवाज होने लगती? बताओ जल्दी से, सबको उत्तर पता है? बिल्कुल सही, 3 बजे। मास्टर जी लेखक और उसकी बहन को क्या पढ़ाते थे? अंग्रेजी। पूरे 4 सप्ताह मास्टर जी पढ़े रहे थे टाइफॉइड में। मास्टर जी ने जाते समय लेखक के हाथ में क्या दिया था बच्चों? फाउंटेन पेन दिया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं आंखें ही आंखों में उनकी खुशामद कर लेता। मास्टर जी ने कहा था एक भी पैसा ना होने से वे बहुत तंगी में है, मगर वे किसी से खैरात नहीं लेना चाहते, काम करके रोटी खाना चाहते हैं। बच्चों ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। किसने कहा 1 2 3? तो लेखक ने अपनी बहन से कहा, मास्टर जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बहन ने मास्टर जी से कहा, मुझे बताने की क्या जरूरत थी? मास्टर जी ने बच्चों से कहा। मास्टर जी पिताजी ने कहा है। तो ये लड़की ने मास्टर जी से कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब मास्टर जी आते हैं तो बच्चों की प्रतिक्रिया का वर्णन दीजिए। तो बच्चे भागकर अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और मास्टर जी का इंतजार करने लगते हैं। मास्टर जी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्यों रखा गया था? क्योंकि एक दिन सहसा मास्टर जी उनके पिताजी के पास आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे किसी से भीख नहीं मांगना चाहते, वे मेहनत करके ही रोटी खाना चाहते हैं। मास्टर जी बीमार पड़ गए थे, कैसे? क्योंकि उन्हें टाइफॉइड हो गया था। उनकी देखभाल का कार्य लेखक ने किया था, वही उन्हें सूप देकर आता था, उनकी तीमारदारी करता था। पिताजी ने बच्चों को मास्टर जी से क्या संदेश देने के लिए कहा था? मास्टर जी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? पिताजी ने बच्चों को कहा था कि वे मास्टर जी से कह दें कि उनका जब मैट्रिक का बी पेपर हो जाएगा उसके बाद वे आगे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। इसकी प्रतिक्रिया मास्टर जी को बहुत बुरा लगा था। मास्टर जी ये बात नहीं सुनना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये पहले से ही पता था। कहानी का शीर्षक का औचित्य क्या है? मेरे प्यारे मास्टर जी। तो यह बिल्कुल सत्य का है, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जो पढ़ाने आते थे मास्टर जी, यहाँ पे उनका ही विवरण हमें देखने को मिलता है कि कैसे मास्टर जी बहुत ही कर्मनिष्ठ थे, बिल्कुल ही अनुशासित थे, अपने समय से आते थे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते थे ताकि वे अच्छे नंबरों से पास हो सके। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।